प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारी परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं सबसे पहली यूनिवर्सिटी, ये देखेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय को। तो पहली बात आप याद रखिएगा, वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में स्थित था और इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के शासक भट्टारक ने किया था। और यह जो भट्टारक का जो काल है या समय आप कह सकते हैं, ये लगभग वही था जबकि गुप्तों का पतन हो रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्कंद गुप्त के मृत्यु के साथ ही उत्तर गुप्त शुरू होता है और वो पूरा उत्तर गुप्त जो है यह पतन का काल है। ठीक है, और ऐसे स्थिति में आपको ये भी याद रखना होगा कि वल्लभी लगभग 780 ईस्वी तक यह मैत्रक राजवंश की राजधानी रहा। फिर वो इतिहास के पन्नों में अचानक गायब हो जाता है, फिर हमें उसका इतिहास नहीं मिलता। और यह किसके कारण नष्ट हुआ था, तो आप कहेंगे कि अरबों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गया था। और 7वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ चीनी यात्री वेंतसांग ने यात्रा किया था और अंत में आइचिन नामक एक चीनी यात्री आया था और इसने इसकी तुलना जो है किससे किया है, नालंदा विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, और हम जैसा कि जानते हैं कि ये जो वल्लभी विश्वविद्यालय है बच्चों, यहीं पर जो है जैन धर्म की इसी की जो प्रांगण है ना, इसी के प्रांगण में जैन धर्म का दूसरा जो कांग्रेस हुई थी, या आप कह सकते हैं जैन धर्म की दूसरी संगीत हुई थी, वो वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुई थी और देवर्षि क्षमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता भी किया था। और यहीं पर आगमों का, ठीक है, आप कह सकते हैं कि आगम, ठीक है, अगर पूछा जाता है कि आगमों का संकलन कहाँ हुआ, तो आप बता दोगे कि सर आगमों का जो संकलन होता है यह एग्जैक्टली आगमों का संकलन किस युग में होता है, तो आप कहोगे कि सर सॉरी, युग तो 7वीं सेंचुरी है, लेकिन स्थान क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये वल्लभी है। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय में ही इसका सब कुछ हुआ था, मतलब लिखा गया था। और मैं आपसे यहीं पर यह भी कहना चाहूंगा कि यहीं पर पुब्बो, जैन धर्म की जो प्राचीनतम किताब मानी जाती है पुब्बो, ठीक है, पुब्बो का संकलन भी वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय में जैनों की बैठक हुई थी, यह किसकी थी, तो आप कहेंगे कि यह सभी श्वेतांबर संप्रदाय की बैठक थी। ठीक है, और अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे और वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। आप याद रखिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपको एक खास बात याद रखनी है। वो बात ये याद रखनी है कि ये जो विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ये आप कह सकते हैं कि वैदिक यूनिवर्सिटी है। ये वैदिक धर्म यहाँ पर प्रमुखता था और यहाँ पर बौद्ध या जैन धर्म की किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ये इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 7वीं सेंचुरी इस BC में हुई थी। ठीक है ना, और यह विश्वविद्यालय की अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, तो आप कह देंगे कि सर पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में था ये, और इसकी स्थापना राजा दक्ष ने किया था। और राजा दक्ष जो है ये किसके बेटे रहे हैं, तो आप कह देंगे कि सर राजा दक्ष ये भगवान राम की जो भाई हैं भरत, उन्हीं के ये बेटे हैं। अब यहाँ की जो शिक्षक और विद्यार्थियों में है उसमें आचार्य कौटिल्य का नाम प्रसिद्ध है और यही आचार्य कौटिल्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त का निर्माण किया था और यही चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और खास बात यह है कि देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाला अगर कोई शासक था तो आचार्य कौटिल्य ही थे। ठीक है, आगे आपको लिखा भी है कि चंद्रगुप्त यहाँ के शिक्षक भी थे। ठीक है, और राजवैद्य जीवक, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि राजवैद्य जीवक के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो जो राजवैद्य जीवक हैं ये किसके बेटे हैं, ये देखिए, ये हम लिख देते हैं। इनकी जो माँ है ये सालवती थी और सालवती जो है एक प्रसिद्ध तवायफ थी और इन्होंने ही, सालवती ने ही, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कोर है, मतलब आप कह सकते हैं चिकित्सा विज्ञान का खर्चे को इन्होंने संभाला था। और कौशल नरेश प्रसन्नजीत भी यहीं के
छात्र रहे हैं, ठीक है। और प्रसिद्ध जो योग शास्त्र और महाभाष्य के लेखक हैं, या आप कह सकते हैं व्याकरणविद हैं, पतंजलि। और पतंजलि को संरक्षण किसने दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने भी यहीं पर शिक्षा पाई थी। और महान व्याकरणविद अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि भी यहीं के छात्र रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो विश्वविद्यालय है, यह प्राचीनतम, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, ठीक है। और अत्यधिक तत्कालीन युग में अत्यधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था ये। और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि सिकंदर जब आक्रमण करता है तो सिकंदर भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के दौरे पर जाता है। फिर जो अगला हमारे सामने विश्वविद्यालय आ रहा है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की लोकेशन कहाँ पर थी? तो आप कहेंगे कि सर ये भी बिहार स्टेट में है। और बिहार इसे नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बौद्ध धर्म की बिहार अर्थात शिक्षालय और निवास, बौद्ध भिक्षुओं के निवास, ठीक है, होने के नाते ही इसे बिहार नाम दिया गया है, ठीक है। और यह विश्वविद्यालय कहाँ था? तो आप कहेंगे दक्षिण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है सर, भागलपुर। और भागलपुर को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सिल्क के कपड़े यहाँ पर बनते हैं। और एक बात आपको और याद रखना है कि जो महाभारत के एक वीर थे, मतलब पांडव में 5 पांडव के साथ साथ कुंती के एक और बेटे थे कर्ण, तो छठे बेटे थे कर्ण। तो कर्ण की जो राजधानी थी वो यही थी। और महाजनपदों के काल में, ठीक है, यह विक्रमशिला किस विश्वविद्यालय में था? तो आप कहोगे कि सर यह अंग प्रदेश के अंदर था, ठीक है। और अब देखिए हमने लिख भी रखा है, ये अंग प्रदेश, ये ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है, ये अंग प्रदेश लिखा हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि सर 770 ईस्वी में हुआ था। और इसका निर्माण किसने किया था? तो आप कहेंगे कि सर पाल वंश के जो संस्थापक हैं देवपाल ने ही इसकी स्थापना किया था। और लेकिन इसको नष्ट किसने किया था? तो ये लिखा हुआ कि 1203 में, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, जला करके नष्ट कर दिया था। आखिर बख्तियार खिलजी एक किसी शिक्षण से केंद्र को क्यों ध्वस्त करना चाहते हैं? तो आप ये कह दोगे कि सर एग्जैक्टली वो इसलिए करना चाहते हैं, ये उन्होंने इसलिए नष्ट किया था क्योंकि उन्होंने ये समझा था कि यह वास्तव में एक सैनिक केंद्र है और सैनिक अड्डा समझ करके, ठीक है, इन्होंने इसे नष्ट कर दिया था। और इसके संदर्भ में, इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में इल्तुतमिश के राज दरबारी और शिक्षक तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने भी दिया है, ठीक है। और अब आप याद रखिएगा कि धर्मपाल ने, ठीक है, न केवल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, अपितु उन्होंने, ठीक है, ओदंतपुरी, सोमपुरी और जगदलपुर में भी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। लेकिन यहाँ आपको एक खास बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो जगदलपुर है या जगदल विश्वविद्यालय है, यह तंत्रयान शिक्षा का बड़ा केंद्र है। आप इसी को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से तिब्बत के राजा के अनुरोध पर दीपांकर आतिश तिब्बत गए थे, ठीक है। और जब ये तिब्बत गए तो तिब्बत से ही इन्होंने अनेक बौद्ध भिक्षुओं को कहाँ भेजा था? चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड में भेजा था, ठीक है ना। और इन देशों में इन्होंने प्रचार भी कराया था। और इसी विश्वविद्यालय के जो छात्र रहे हैं उसमें रक्षित भी रहे हैं, विरोचन भी हैं, ज्ञानपाद भी हैं, और रत्नाकर हैं, शांति हैं, ज्ञानश्री हैं, ठीक है, और अभयंकर जैसे मतलब छात्र और शिक्षक यहीं से संबंधित रहे हैं। अब अगला जो है वो जैतवन बिहार की बात हम करेंगे। तो देखिए जैतवन महाविहार है, मतलब ये एक बड़ा शिक्षा का केंद्र था। और ये इसकी जो लोकेशन है, जैतवन महाविहार की जो लोकेशन है, ये श्रावस्ती में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? आप कहोगे कि सर अनाथ पिंडक नाम का एक बौद्ध शिष्य था, और ये बहुत बड़ा व्यापारी भी था और बड़ा पूंजीपति भी था। और इसने इस विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों कराया था? तो आप कहेंगे कि सर यह तथागत को या भगवान बुद्ध को ठहरने के लिए उसने इस महाविहार का निर्माण कराया था, ठीक है। और लेकिन ये जो महाविहार है मूल रूप से यह एक बागीचा था, मतलब एक आप कह सकते हैं कि नेपाल के जो जेत राजकुमार हैं उन्हीं का यह,
ठीक है, यह एरिया थी और इसी को उसने जो है खरीद करके करोड़ों रुपए में खरीद करके इसका निर्माण एज ए बिहार के रूप में किया था और बुद्ध को इसने दान में दिया था। ठीक है, और ये जो दान है, दान देने की जानकारी है, ये कहाँ पर उल्लेखित है? तो आप कहेंगे कि सर जो दान देने की जानकारी है ना, ये भरहुत स्तूप की रेलिंग पर है। भरहुत स्तूप की रेलिंग पर है ये। अब देखिए, फाहियान ने जेतवन महाविहार का वर्णन करते हुए लिखा है कि जेतवन विहार 7 मंजिला था और बिहार के पूर्वी जो दरवाजे थे, ये पूर्वी दरवाजे थे ना, उस पर पत्थर के बने 2 स्तंभ खड़े थे। ठीक है, एक पर धर्मचक्र और दूसरे पर एक बैल की या सांड की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, बिहार के दाएं बाएं साइड में, ठीक है, क्या था? आप कहेंगे कि सर एक स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब या सरोवर थे और सदाबहारी जो वृक्ष है या पेड़ हैं उसके चारों ओर लगाए गए थे तथा इस के चारों ओर रंग बिरंगे फूल भी लगाए गए थे। ठीक है, ह्वेनसांग ने जेतवन बिहार के पूर्वी दरवाजे पर खड़े दोनों प्रस्तरों में स्तंभ की ऊंचाई कितनी बताई है? 70 फीट बताई है और लिखा ये है कि दोनों प्रस्तर किसने बनवाया था? तो आप कहोगे कि सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है, अब बात आती है कि जब ह्वेनसांग श्रावस्ती की यात्रा पर जाता है तो उसने इसका नाम क्या रखा है? तो आप ये देखिए, लिखा हुआ है कि उसने इसका नाम जो है सालफुसुटी रखा था और फाहियान ने, ठीक है, इसका नाम क्या रखा था? तो आप ये देखिए, ये सालफुसुटी लिखा हुआ है और फाहियान ने इसका नाम जो है सी वेई रखा है या लिखा है। ठीक है, तो आज हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे उसके बारे में हमने अध्ययन कराया, जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय नालंदा, जिसके संदर्भ में आपको, ठीक है, पहले से जानकारी दी जा चुकी है। ठीक है, इसके पूर्व वाला जो वीडियो है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी दी गई है। और अगर हम इसी टॉपिक पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं तो और उसकी प्रैक्टिस करा देते हैं तो निश्चय ही आप किसी भी परीक्षा के लिए जो है वह एकदम, ठीक है, उपयुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन शायद न छूटे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।